गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर दे। ओके, लास्ट में लाइन वाला हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इफ द टू सर्कल इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये थियरी भी अगले एग्जाम में रिपीट होगी, और जब पढ़ाया था तभी से बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस रिकॉल करा देता हूँ। दो सर्कल दिए होंगे आपको, एक S1 और एक S2। तो S1 से आपको मिलेगा C1 और R1, S2 से आपको मिलेगा C2 और R2। फिर आपको गिनना रहेगा C1 C2 R1 प्लस R2 एंड मोड ऑफ R1 माइनस R2। इतनी चीजें आपको गिन देनी है। देखो गिवन क्या रहेगा आपको, एक सर्कल का इक्वेशन, दूसरे सर्कल का इक्वेशन। सर्कल के इक्वेशन से उसका सेंटर और उसकी रेडियस फाइंड आउट करना आपको आता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया ये पहला सर्कल है, सेंटर को मैं C1 बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 3 है। 1 3 रेडियस को R1 बोलूं तो वो R है, ठीक है। वैसे ये दूसरा सर्कल है, इसके सेंटर को मैं इस टाइप के फॉर्म में, सेंटर क्या होता है, x का कोएफिशिएंट के आधा का नेगेटिव, y के कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव, माइनस, इन शॉर्ट 4, -1। और इसकी रेडियस कितनी होगी, तो सेंटर के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो 16 और 1 17, उसमें से कांस्टेंट टर्म हट जाएगी तो 9 का रूट 3। क्लियर? यस आपको सर्कल का इक्वेशन दे तो वहां से उसका सेंटर और उसकी रेडियस फाइंड आउट करते होना चाहिए। फिर देखो प्लेन के अंदर सर्कल क्या क्या खेल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो दोनों ऐसे रहेंगे, हो सकता है कि वो दोनों ऐसे एक दूसरे को बस बाहर से छुएंगे, हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को अंदर से छुएंगे, हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और हो सकता है कि एक के अंदर दूसरा होगा। इसके अंदर से दो थियरी जब मैंने पढ़ाया था ना, तब भी बोला था कि ये दो टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। एक बनते हैं जो यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा बनता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्या बनता है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। जैसे कि अगर दो सर्कल ऐसे हैं तो इसके अंदर कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? तो एक, वेरी गुड, 4 बनेंगे। ये तीसरा और चौथा। अगर दो सर्कल ऐसे हैं तो इसके अंदर कॉमन टेंजेंट कितने आएंगे? 4। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो 3 बनेंगे। 3 बने। 3 कितने आएंगे? 3। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट एक ही आएगा। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 आएगा। आप लोगों ने ये वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा भी होगा। और इसके अंदर कॉमन टेंजेंट 0 आएगा। नहीं है। क्लियर? ये यस सर। अगले एग्जाम में ये टॉपिक आने के चांसेस मेजोरिटी है। फिर ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक रिपीट होने के भी चांसेस मेजोरिटी है। अब ये दोनों चीजें आके रुकेगी कहाँ पे, कि हमें पता चलना चाहिए कि कब भाई ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा और कब ऐसा होगा। अगर वो हमें पता है तो चाहे ये वाला क्वेश्चन है, चाहे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वाला क्वेश्चन है, वो हमसे हो जाएगा। तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका R1 है, R2 है, और ये आपका R1 है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी उनकी रेडियस के सम से ज्यादा है, बड़ी है, ज्यादा है। अगर आपको ऐसा दिख जाएगा तो दोनों सर्कल एक दूसरे, मतलब एक इंडिया एक पाकिस्तान है, एक दूसरे से दूर दूर है, मतलब ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा है तो इसके अंदर 4 कॉमन टेंजेंट मिलेंगे। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके, ये ऐसा कब होगा? तो प्रैक्टिकल सी बात है, कोई रट्टेबाजी है नहीं। ये C1 है, ये C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आपका R2 है, तो ये होगा जब C1 C2 दोनों के सेंटर के बीच की दूरी उनकी रेडियस के R1 प्लस R2 की। क्लियर? ये भी बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, ये तो आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की सेंटर की दूरी उनकी रेडियस के डिफरेंस इक्वल टू होनी चाहिए। क्लियर? यस। यहाँ पे दोनों के सेंटर की बीच की दूरी छोटी होनी चाहिए रेडियस के डिफरेंस से। क्लियर? और यहाँ पे रेडियस के डिफरेंस से सेंटर की दूरी बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए रेडियस का सम। क्लियर सी बात? यस सर।
अब देखो तो आपको ये क्वेश्चन दिया है कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो मतलब ये वाला केस हुआ, ये वाले केस में वो इनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी एक ही ऑप्शन में दिया है, तो अगर माता जी करना होता तो मैं झट से यहाँ पे कर देता। बात समझ में आई? और अगर मान लो कि ना सर हमें तो गिनना है, तो भाई गिन लो यार, यहाँ पे C1 C2 निकाल लो, ये 9 हुआ, ये 16 हुआ, तो ये 5 आया आपको, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मोड ऑफ R1 माइनस R2 से C1 C2 बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए R1 प्लस R2, क्लियर? तो यहां से मुझे मिला कि भाई R जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, और यहां से मुझे मिला -5 से R -3 बड़ा होना चाहिए, उससे 5 3 ऐड किया, -2 से R बड़ा होना चाहिए, उससे 8, लेकिन R 2 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों को क्लब किया तो R 2 और 8 के बीच में होना चाहिए था, क्लियर? यस सर। ओके, और ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते टाइम भी बोला गया है, तो मतलब ये आ जाना चाहिए था आपको पहले। देखो उसके बाद क्या है, अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन पास्ट में आए हैं, फ्यूचर में नहीं आएंगे, भरोसा रखना। ये दो लाइन किसी सर्कल का डायमीटर है और उस सर्कल का एरिया इतना है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? अब आपको पता ही है कि भाई अगर आपको सर्कल को पहचानना है तो आपके पास रेडियस और सेंटर होना चाहिए। आपको दो डायमीटर दिए हैं, बेसिक कंसेप्ट बोलता है, ये सिंगेज के अंदर एक क्वेश्चन भी था शायद से कि भाई डायमीटर का इंटरसेक्शन आपका क्या होगा? सेंटर होगा, सिंपल सी बात। तो yes. इन दोनों को जस्ट हमें एलिमिनेट करना था, पहले को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 8x, और बाकी देखो अगर आप स्मार्ट हो ना, ये तो पूरी दुनिया करेगी और कहेगी कि सर इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर स्मार्ट हो तो आप क्या करो पता है, यहाँ ऑप्शन से सेंटर जज करो, आपको एलिमिनेट करने नहीं जाना है। जैसे कि अगर मान लो कि पहला आंसर अगर उसको होना है तो वो क्या होगा, आप देख लो इसका सेंटर -1 1 बन रहा है पहले से, अब ये -1 1 यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, देख लो तो -2 -3 -5 5 नहीं होते, तो आपको पता चल गया कि ये तो आंसर नहीं था। अगर ये आंसर नहीं था तो ये उसी का भाई है, ये भी आंसर नहीं था, तो ये दोनों आंसर होंगे, क्योंकि दोनों में आपको सेंटर ऑलरेडी 1 -1 दिख रहा है, जो आप रखोगे तो सेट हो जा रहा है। क्लियर? क्लियर? यस। तो आपको एलिमिनेशन में टाइम जाएगा, उससे अच्छा ऐसी सोच अपने में डेवलप करो, टाइम का खेल होता है जेई मैन, ठीक है? तो ऐसा करके दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब रेडियस के लिए आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कितना चल रहा है 154 स्क्वायर यूनिट, ऐसा दिया है ना, हैविंग एरिया इज 144 स्क्वायर यूनिट, 154, तो इसके अंदर पाई को क्या 22/7 मानना है क्या भाई? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 into 7/22, यहाँ पे देखो तो कट रहा है क्या 11 और 4, ओके ओके 2, ये 7, तो 49, तो आर आपको आर स्क्वायर आपको 49 मिल गया। क्लियर? यस। तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका सी क्या होता था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, ये आपकी रेडियस होती थी, तो इन शॉर्ट 2 माइनस सी आपका 49 होगा, तो इन शॉर्ट सी आपका -47 होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड -47 तो राइट हैंड साइड 47, तो यहाँ से आंसर आ जाता। बाकी विद टेक्निकली गिनोगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके लेकिन क्या है कि सर, परमिशन दे देता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, तगड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर यहां से ये 2003 का पेपर है ना, मे बी? यस सर। तो 2003 के पेपर में ही मतलब 2 बार चीजें ये आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे वैसे तो देखो नॉर्मल आपको यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया है BT1 स्क्वायर 2BT1, ये किसका पॉइंट हो सकता है? सोचिए किसका पॉइंट हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैराबोला का पॉइंट है। वैसे यहाँ पे लिख दिया इसलिए पता चला तो गलत बात है, आपको पता होना चाहिए। ओके, 80 स्क्वायर 280 ये होता है पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट? y स्क्वायर इज इक्वल टू x वाला। क्लियर है? और अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by चल रहा है तो इसका होता है 2bt, bt स्क्वायर। सही? ना पता हो तो याद रख लेना ये चीज, ठीक है?
वैसे तो ये पूरी थियरी है कि अगर पहले जो चीज रिकॉल करनी है वो कर लो, फिर कैसे आती है वो देखते हैं आराम से। आपको पता होना चाहिए कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल, ये नॉट फॉर ओनली जेई, जेई में तो कम, गुजकेट में ज्यादा दिखेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके टेंजेंट, टेंजेंट होती है एक लाइन, तो लाइन टेंजेंट की लाइन का इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब अब ये लाइन, इसका टेंजेंट कब बनेगी, एओडी का एमसीक्यू आता है गुजकेट में, अब कई बार आ चुका है। ये लाइन इसका टेंजेंट कब बनेगी, जब c इज इक्वल टू a बाई m होगा तब। क्लियर? यहां पे मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख देता हूं, जो आपको मतलब एकदम नींद में भी कोई पूछे ना तो एकदम मुंह जवानी आती होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दे दे, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दे दे, या तो फिर एक्स स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे दे, और या तो फिर एक्स स्क्वायर बाय एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे जाए, और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन इस कर्व्स को कब एज अ टेंजेंट बिहेव करेगी, तो जब c स्क्वायर के इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर हो जाए। ये आप लोगों की स्कूल ऑफलाइन हुई थी ना, तो क्लास में लिखवाया था, अगर किसी को याद हो तो। इंग्लिश मीडियम के क्लास में राइट मोस्ट साइड पे लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट करके, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर ये लाइन इस कोनिक्स का ये कौन सा कोनिक्स है, तो आपको पता है सर्कल है। सर्कल। अगर ये लाइन सर्कल का टेंजेंट है तो कौन सी कंडीशन होगी, तो कंडीशन होनी चाहिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर यही लाइन पैराबोला का टेंजेंट है तो ये अपने 12th गुजकेट में भी काम लगेगा। एओडी का क्वेश्चन अगर आपको कोनिक्स आता है तो फास्ट हो जाएगा। अगर c इज इक्वल टू a बाई m होता है ना, तब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का y इज इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट होगा। अब देखो, सर्कल आपने प्रिपेयर कर लिया तो पैराबोला आपने इलिप्स अपने आप हो गया। c स्क्वायर इज इक्वल टू ये r स्क्वायर। अब क्या फर्क होता है, सर्कल मतलब ये दूरी भी r होती है, ये दूरी भी r होती है, जबकि इलिप्स का मतलब ये दूरी a होती है, ये दूरी b होती है। तो ये r स्क्वायर अंदर गया। अब आर स्क्वायर को आप ए स्क्वायर बोल सकते हो, और m के साथ जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? और हाइपरबोला में यही केस हो जाएगा, एस स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात, आपको नींद में भी कोई पूछे तो ये टेंजेंट के इक्वेशन सारे आने चाहिए। इसके अलावा अगर कांटेक्ट पॉइंट दिया है तो एक्स स्क्वायर को आप x(x1) कर दो, ये किसी के लिए भी वर्किंग है। और ये जो अभी बता रहा हूं ना, ये कांटेक्ट पॉइंट के लिए वर्किंग है। एक्स स्क्वायर के बदले x(x1), वाई स्क्वायर के बदले y(y1), 2x के बदले x प्लस x1, 2y के बदले y प्लस y1, और 2xy के बदले xy1 प्लस yx1। अगर आपके पास कांटेक्ट पॉइंट है, मतलब कि कोनिक्स का कोई पॉइंट दिया है और वहां का टेंजेंट चाहिए, तब आप ये टेक्निक अप्लाई कर लो, बहुत इजीली आ जाएगा। और कोई भी टेंजेंट है कि नहीं है वेरीफाई करना है तो ये आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर लो। क्लियर है? यस। ओके, अब इतना कर लो, साथ साथ एनसीईआरटी लेवल की फॉर्मूला रट लो कि भाई फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एलएलआर क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ एलएलआर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ये सारी चीजें कर लो। और सिर्फ पैराबोला में, सिर्फ और सिर्फ पैराबोला में नॉर्मल और उसकी एक प्रॉपर्टी प्रिपेयर कर लो तो काम हो गया। अब वो जो नॉर्मल है वो बता देता हूं। अगर आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नॉर्मल, वैसे तो आप एओडी पढ़ चुके हो, तो मान लो कि नहीं प्रिपेयर करते हो तो भी आंसर तो ला सकते हो, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप टेंजेंट का स्लोप निकालो, कांटेक्ट पॉइंट निकालो, रेसिप्रोकल का नेगेटिव करो तो नॉर्मल का स्लोप होगा, कांटेक्ट पॉइंट पॉइंट स्लोप अप्लाई कर लो तो नॉर्मल का इक्वेशन होगा। उतना लंबा चौड़ा न जाना हो तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पैराबोला का नॉर्मल। अगर उसमें भी यही वाले पैराबोला का नॉर्मल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्लियर?
क्या होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq। क्लियर? Yes, sir. ये नोट डाउन कर लेना। हाँ, गलती से ज्यादा नसीब खराब होगा ना उसी दिन नॉर्मल पूछा जाएगा, बाकी तो जिंदगी में पूछा नहीं जाता है, लेकिन मान ले कि खराब होगा ना तो नॉर्मल दिख जाएगा। 2003 का पेपर कितना इजी चल रहा था, आ गया नॉर्मल। और इसके लिए जैसे कि को नॉर्मल पॉइंट, ऐसे 3 नॉर्मल हो सकते हैं उनके। देखो यहाँ पे आपका ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन आपका नॉर्मल होती है, ये टेंजेंट है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो गई। यहाँ पे एक टेंजेंट है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये को नॉर्मल पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज इसकी एक ही प्रॉपर्टी, चलो इसी बहाने पैराबोला की 2 अलग अलग प्रॉपर्टी बता देता हूँ। एक बेसिक प्रॉपर्टी जो आप लोग जानते ही हैं, कौन सी जानते हैं? अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसकी एक फोकल कोड है। फोकल कोड जानते हो ना? फोकल कोड का मतलब ऐसी कोड जो फोकस पॉइंट पे से पास। ठीक है, ये आपका P ऑफ T1 है या आपका P ऑफ T2 है, तो फोकल कोड के लिए दुनिया बोलती है, क्या बोलती है? कराया भी है विद प्रूफ, T1 T2 इज इक्वल टू -1। क्लियर? यस ये आपको याद होना चाहिए। साथ साथ लेंथ ऑफ फोकल कोड, ये जो PQ है वो क्या होगा? तो वो होगा A इंटू T प्लस 1 अपॉन T होल स्क्वायर। क्या होगा? A इंटू T प्लस 1 अपॉन T होल स्क्वायर। क्लियर? T के तौर पे आप Yes, T1 sir. या T2 कुछ भी यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात। यस ये फोकल कोड के लिए कहानी थी। दूसरी कहानी जो आती है, अगर आप इसी नॉर्मल को कर्व्स के साथ इंटरसेक्ट कराओगे, इसको आप इसका देखो, सिंपल सी बात है, आप फिगर एज्यूम कर सकते हो। मान लो कि इस टेंजेंट का ये नॉर्मल है, तो कर्व्स को 2 डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। मान लो कि ये पॉइंट आपका P ऑफ T1 है, ये पॉइंट आपका Q ऑफ T2 है, तो दोनों इसी कर्व्स पे लाई करेंगे। अगर दोनों इसी कर्व्स पे लाई करेंगे तो उसमें से कोई एक दूसरे का नेगेटिव माइनस 2 टाइम रेसिप्रोकल का नेगेटिव जितना होता है, नॉर्मल के लिए कंडीशन होती है। चाहो तो प्रूफ कर लेना सेल्फ, ठीक है। P ऑफ T1 मतलब क्या होगा आपका? AT1 स्क्वायर 2AT1। Q ऑफ T2 क्या होगा आपका? AT2 स्क्वायर 2AT2, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन t होता है। अगर डिफरेंशिएट करोगे 80 स्क्वायर 280 रखोगे तो आपको 1 अपॉन t मिलेगी। ये कुछ ऐसी बातें जो बार बार यूज होती है, वो मैं बताए जा रहा हूँ। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अगर आप इसके अंदर रखोगे, उसके अंदर T1 T2 कोएफिशिएंट मैचिंग करोगे या तो एलिमिनेट करोगे, जो कुछ भी करोगे, तो आपको ये प्रॉपर्टी नॉर्मल के लिए डिराइव्ड होगी। नॉर्मल के लिए क्या होता है? नॉर्मल के एंड पॉइंट के पैरामीटर अगर T1 T2 है तो उसमें से कोई एक दूसरे का नेगेटिव माइनस 2 टाइम रेसिप्रोकल जितना होता है। मतलब कि T2 लिखना है तो आप लिखोगे -T1 माइनस 2/T1, या तो T1 लिखना है तो -T2 माइनस 2/T2। क्लियर? किसके लिए? नॉर्मल के एंड पॉइंट के लिए। सिंपल सी बात, ये थियरी ही है, चाहो तो प्रूफ करके देख लेना। तो आंसर इसका क्या आएगा? T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1। सिंपल। Yes, sir. यस अच्छा खासा कॉनिक्स रिवाइज हो गया, मतलब मेरा बोला। आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, द फोकाई ऑफ द इलिप्स। चलो भाई, झट से इसकी फोकाई बतानी है। एंड द हाइपरबोला, अच्छा इसकी नहीं बतानी है, इसकी बतानी है। कौन सी? इसकी जो फोकाई है ना, वो इसकी फोकाई है। चलो इसकी फोकाई बताओ। सबसे पहले देखो, इसमें पॉजिटिव है x। अगर x पॉजिटिव है तो दुनिया बोलती है b स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सी बात। अगर इसी Yes, में sir. y पॉजिटिव होता तो दुनिया क्या बोलती? दुनिया बोलती s स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? यस सर अब x पॉजिटिव था तो दुनिया ने ये बोला, उसमें b स्क्वायर आपको 81 दिखा,
अपॉन स्क्वायर आपको 144 दिखा, उसमें आपने +1 नहीं, यहाँ पे मैं मिस्टेक किए जा रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 25 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x स्क्वायर अपन 144/25 माइनस y स्क्वायर अपन 81/25 इज इक्वल टू 1, ऐसा दिया। नो डाउट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 25-25 कट ही जाते थे, लेकिन गलती के चांस थे जो अब नहीं है। क्लियर? आपको पता है इलिप्स हाइपरबोला में इंपॉर्टेंट होता है इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इज इक्वल टू 1/25 दिया था, सो मैंने क्या किया 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? अब मैं x पॉजिटिव तो ये वाली फॉर्मूला अप्लाई की, तो b स्क्वायर मतलब 81/25 अपन s स्क्वायर मतलब 144/25 प्लस 1 ये आपका स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पे आपको स्क्वायर मिला 1, यहाँ पे दोनों का सम तो मतलब ये 5, ये 225/144, तो आपको e मिल गया 15/12, तो मतलब कि 5/4 ये आपका e हो गया। क्लियर? a आपका यस सर, अगर ये x एक्सिस वाला है तो इसके फोकाई कुछ प्लस और माइनस a0 हुआ करते थे, तो a ऑलरेडी 12/5 चल रहा है, e आपका 5/4 चल रहा है, तो 5 कट गए, तो आपकी फोकाई कुछ प्लस और माइनस 3,0 आई। क्लियर? बोला है कि यही इसकी फोकाई है, तो मतलब इसके लिए आपको इनडायरेक्टली a3 दे के रखा है, उसके अंदर a4 दे के रखा है, तो b स्क्वायर कितना होगा। अब सिंपल है, यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दी है, लेकिन यहाँ से मैं ये समझ सकता हूँ कि फोकाई x एक्सिस पे है, मतलब इसकी मेजर एक्सिस कौन सी हुई, x एक्सिस हुई। फोकाई ऑलवेज लाइंग ऑन इट्स मेजर एक्सिस, राइट? तो इसके लिए भी इक्वेशन कौन सा रहेगा x एक्सिस वाले का, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये अंदर गया तो ये s स्क्वायर माइनस ae का स्क्वायर, तो s स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास 16 था माइनस ae3 था तो 9, तो आपका आंसर कुछ 7 એટલે સર બંનેની મેજર એક્સિસ સેમ હશે? हाँ શું કે એટલે પેલા ઇલિપ્સ ની મેજર એક્સિસ કઈ રીતે નક્કી કરી કે આજ લેવા? આમાં એવું કીધું છે કે આ બંનેની ફોકાઈ સેમ છે, તો ઇલિપ્સ ની ફોકાઈ આ થઈ, પછી તને ખબર હોય કે ફોકાઈ ક્યાં આવેલી હોય એના મુખ્ય અક્ષ પર, તો અગર ફોકાઈ આ છે તો એની મુખ્ય અક્ષ કઈ થઈ, x અક્ષ। ખબર પડી? હા, ओके आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रॉन आया भाई, डरने का नहीं है, टेट्राहेड्रॉन का मतलब प्लान क्या है। अरे यार नीचे आ भाई, टेट्राहेड्रॉन के लिए अपने को बोल के रखा है, एक ही मिनट खाली क्वेश्चन को नीचे ले दो। ओके हाँ, अ टेट्राहेड्रॉन हैज वर्टाइसिस, आपको कुछ वर्टाइसिस दिया है, O जो कहीं काम नहीं लगेगा, फिर A जो आपको 1 2 1 है, B 2 1 3 है, प्लान का क्वेश्चन है ये, C -1 1 2 है, देन द एंगल बिटवीन OAB और ABC के बीच का एंगल। अब आपको पता है कि टेट्राहेड्रॉन में OAB एक प्लेन बनाने वाला है, ABC भी एक प्लेन बनाने वाला है, ये इनडायरेक्टली प्लेन दिए हैं, दो प्लेन के बीच का एंगल, तो आपको पता होना चाहिए cos थीटा इज इक्वल टू n1 बार डॉट n2 बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n1 बार एंड n2 बार। क्या? तो आपको क्या चाहिए, यहाँ से n1 बार निकालना है, यहाँ से क्या करना है, n2 बार निकालना है। अब सोचो n1 बार कैसे निकलेगा, तो OAB की दो डायरेक्शन आपको दिखी, एक OA और एक OB। प्लेन क्या होता है, खुद की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर, तो मतलब n1 बार क्या हो जाएगा, OA क्रॉस OB। वैसे AB की दो डायरेक्शन खोज लो, कोई भी खोज सकते हो, एक AB और एक AC चल जाएगा, ठीक है। तो n2 बार क्या होगा, प्लेन की डायरेक्शन तो ये हो जाएगा AB क्रॉस AC। फिर आपको n1 बार n2 बार मिल जाता है, चलो गिन लेते हैं हम झट से, रास्ता तो मुझे पता था, वेल नोन था। OA मतलब A ही हुआ 1 2 1, क्योंकि O का तो काम है ही नहीं, OB मतलब B ही हुआ 2 1 3, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की तो 6 - 1 तो मतलब बंदा हुआ 5, यहाँ पे 3 - 2 तो बंदा हुआ -1, यहाँ पे 1 - 4 तो बंदा हुआ -3। ये आपका n1 बार चलो झट से निकल गया। AB तो B - A जो हमने देखा कि 1 - 1
2 बना, ठीक है। AC तो C माइनस A, जो देखा कि -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 बना, तो यहाँ से N2 बार बनने के लिए रेडी है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। सो -1 + 2 इन शॉर्ट 1, यहाँ पे 1 + 4 इन शॉर्ट -5, and last one -1 -2 so -3। N1 बार N2 बार मिल जाता है तो एंगल पूछा है यार। अब देखो, अगर समझ में आया तो क्वेश्चन लगा रद्दी, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया तो अजूबा, ठीक है। तो आपको देखना है टेट्राहेड्रॉन होता होगा। राइट नाउ तो मैं फिगर भी भूल गया हूँ कि टेट्राहेड्रॉन दिखता कैसा है, ठीक है। कुछ ऐसे फिगर, प्रिज्म टाइप की फिगर होती है ना टेट्राहेड्रॉन की। टेट्राहेड्रॉन की फिगर कैसी थी? 3 नीचे और 1 ऊपर, हाँ, मतलब ऐसे। प्रिज्म टाइप की थी ना इन शॉर्ट। यस सर। ओके, तो इसके अंदर OAB मतलब हर एक वो जो चीज है ना, वो आपका एक प्लेन बनाता था। ये प्लेन होता था, फिर दूसरा ये प्लेन हो सकता था, एक यहाँ से प्लेन हो सकता था। मतलब प्लेन की बात थी, बस वो आपको जस्ट यहाँ से एनालिस करना था। फिर प्लेन तो अपना स्ट्रॉन्ग जो है, यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 9, तो ऊपर 19 आना चाहिए था। तो ऊपर 19 मतलब बिना देखे अब मैं ऑप्शन है, नीचे 35 आता होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, वही आंसर है ना? आंसर चेक कर लेना वही, फिर पता नहीं ये क्या क्वेश्चन पूछा है। कोई क्वेश्चन रिपीट करे यार, क्वेश्चन रिपीट करे। रुक जाओ, आज मोबाइल है अपने पास। यस ने भेज दिया ऐसा? भेजा नहीं भेजा। क्वेश्चन रिपीट करने की बात थी। भेजा सर क्वेश्चन। ओके, मेरे पास है आज ये OnePlus वाला वर्किंग है तो देख लेता हूँ कौन से पेज पे दिया है क्वेश्चन। 54 ना? हाँ। यस। द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर, बाउंसर क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस का, लेकिन कर लेते हैं। स्फीयर वैसे 3D का सर्कल ही होता है। एक आपको स्फीयर का इक्वेशन दिया है, x² + y² आएगा नहीं, +z² + 2x - 2y - 4z - 19 = 0। एक प्लेन का इक्वेशन दिया है पाई, वो दिया है x + 2y + 2z + 7 = 0। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर। अब यहाँ से ये लोग बता रहे हैं कि भाई तुम लोग जान लो कि अगर कोई स्फीयर किसी प्लेन को काटता है तो वहां पे सर्कल बनता है, ऐसा इनका कहना है, जो हमें ऑलरेडी पता था। राइट? यस। ओके, तो उसकी अपने को रेडियस चाहिए। क्या चाहिए? रेडियस। तो सोचो कि वो रेडियस कैसे निकलेगी। तो स्फीयर से उसका सेंटर, जैसा आप सर्कल में करते हो वैसा निकाल लो। कितना हुआ भाई? यहाँ पे 1 का नेगेटिव, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। क्लियर? क्लियर? यस यस सर। ओके, और स्फीयर की रेडियस को कैपिटल R बोल दो, तो वो कितनी हुई? तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस ये, सेम टू सेम सर्कल जैसा। 4 5 6 19, तो ये कितना हुआ? 5। क्लियर? यस। अब हल्की से फिगर पे आ जाओ। ये आपका स्फीयर था, ये उसका सेंटर था। आपके प्लेन ने यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे मान लो कि वो बना, तो ये आपके रिक्वायर्ड रेडियस है। तो ये कैसे निकलेगी? तो यहाँ पे पाइथागोरस बन रहा है, वैसे निकलेगी। सिंपल, सिंपल सी बात। यस सर। अब ये क्या है? तो ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन है। किसी भी पॉइंट से सर्कल ना सेंटर નું અંતર, तो इसका इससे डिस्टेंस तो वो आप बहुत कर लिए हो रेडियो गुजकेट के लिए। तो ये -1 + 2 1 + 4 5 + 7 ऊपर 12 नीचे 4 4 8 1 9 तो 3, तो ये है आपका 4।
ये स्फीयर की रेडियस थी जो आप देख रहे हो 5, आपके सर्कल की रेडियस पाइथागोरस बोल के गया 3 किसी ऑप्शन में होगा शायद से, यहाँ पे कहाँ पे देख लेना जहाँ पे भी हो, ठीक है। आंसर मतलब 3 है इसका। क्लियर? यस सर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लाइन कोप्लेनर है भाई, अगर दो लाइन कोप्लेनर है तो उसके डिटरमिनेंट्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। यहाँ पे क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए, बी बार माइनस ए बार। यहाँ पे क्या आता है? एल बार। यहाँ पे क्या आता है? एम बार। क्लियर? तो जस्ट देखो, एक पॉइंट है आपके पास 1 4 5 जो बी बार है, एक पॉइंट आपके पास 2 3 4 जो ए बार है। तो फर्स्ट रो फिल करो, 2 - 1 1, ए बार माइनस बी बार कर दोगे तो भी कोई लूटेगा नहीं। 3 - 4 -1 एंड 4 - 5 -1। यहाँ पे एक डायरेक्शन चिपका दो 1 1 माइनस के, यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन चिपका दो के 2 1। क्लियर है? अब क्या करो, आप इसको यहाँ पे ऐड कर दो और इसको यहाँ पे ऐड कर दो। डिटरमिनेंट्स तो बहुत तगड़ा आपका है। तो ये 1 -1 -1, इसको यहाँ पे ऐड किया तो ये 2 हुआ, ये 0 हुआ और ये हुआ -k -1, और इसको नीचे ऐड किया तो ये k +1 हुआ, ये आपका हुआ कितना हुआ? 1, और ये आपका। क्लियर? अब इसको आप कहीं से भी एक्सपांड कर लो, जहां से मन करे वहां से एक्सपांड कर लो। चाहो तो एक और चीज चिपका दो, इसको यहाँ पे चिपका दो, यहाँ पे ऐड कर लो। ये 1 2 k +1, या कुछ मत करो, देसी एक्सपांड कर दोगे तो भी नहीं, ऐसा करने से भी 1 0 तो घट ही जा रहा है। तो भाई देसी एक्सपांड ही कर लो, जो भी समझ में आए। तो अगर हम देसी एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे 1 के साथ 1 + 2k 1 + 2k 1 + 2k, ओके। फिर +1 के साथ यहाँ पे 1 + k², 1 + k², लास्ट में -1 के साथ 2 - k, इसको होना है 0। इन शॉर्ट आपका 1 + 2k +1 + k², फिर यहाँ पे -2 + 2k, इसको होना है 0। इन शॉर्ट k² + 4k, k² हो गया 4k हो गया, इज इक्वल टू 0। तो मतलब k, यार मैंने कहीं पे गलती कर दी क्या? कहीं पे एक्सपांशन में गलती कर दी, क्या गलती की? देख लो, वापस देख लेते हैं। यहाँ पे 1 + 2k इतना तो गया, यहाँ पे +1, ये 1 + k² इतना भी गया, यहाँ पे -1, ये 2 -k, ये भी सही था। ये 1 + 2k, फिर 1 + k², फिर ये -2 + 2k। गलती कहाँ पे की है? पॉइंट लेने में गलती कर दी है क्या? एक है 1 4 5, एक है 2 3 4, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं अपने। तो ये हो गया 1, ये हो गया -1 और ये हो गया, अच्छा यहाँ पे गलती नहीं, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया -1, फिर उसके नीचे 1 1 -k और उसके नीचे k21। तो गलती कहाँ पे की है? कोप्लेनर है, डिटरमिनेंट 0। भाई किसी ने गिना था क्या यहाँ पे? અત્યારે ગણ્યો સર। શું આન્સર આવ્યો? k = 0 અને k = -3। મેં પહેલા એવું કર્યું કે C2 માં C1 અને C3 માં C1 ઉમેરી દીધું, એટલે 2 0 બની। કાઈ વાંધો નહીં, આ આન્સર આવી ગયો ને भाई। गिनोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अभी इसको मेरे को गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कराया है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। गिन लेना, गिन लेना कोप्लेनर का क्या मतलब होता है लाइन के अंदर, बस वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। द टू लाइंस, अब देखो यहाँ पे इस टाइप के अजूबे रिपीट हुए हैं। यहाँ पे आपको एक लाइन का इक्वेशन L जो दिया है, x = ay + b और z = cy + d। अब लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि सर ऐसा तो हम नहीं पढ़े हैं। ये आपको सिमेट्रिक फॉर्म दिया है, अगर आप समझते हो तो x - b / a = y = z - d / c, ऐसा लिख के दिया है। यहाँ से y और यहाँ से y सिमिलर बताओ तो आपका जाना पहचाना मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। m में भी देखो, m में क्या दिया है आपको? m में दिया है x - b' / a' = y = z - d' / c'। सिंपल।
अब बोला है Yes. कि एल और एम परपेंडिकुलर है। यार परपेंडिकुलर होने का मतलब आपको याद है क्या कि डॉट प्रोडक्ट होगी। कितना कैसा क्वेश्चन है ये। एल बार हो गया, ये एम बार हो गया, डॉट प्रोडक्ट होने चाहिए 0, तो मतलब ए डैश सी डैश प्लस 1 होना चाहिए 0, ए डैश सी डैश प्लस 1 होना चाहिए 0। क्लियर था? Yes. ये दो वेक्टर कैसे निकाले? यहाँ पे y को अकेला किया। देख वेक्टर ने लाइन देकर रखी है, वैसे लिखा भी है, देख द टू लाइंस, ठीक है। तो ये एक लाइन हुई, ये दूसरी लाइन हुई। अब हमें यूज टू होना है कि कैसा भी इक्वेशन दे, या तो हम r बार इज इक्वल टू पॉइंट प्लस समथिंग डायरेक्शन पे खेल लें, या तो x माइनस x1 बाय L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय L2 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय L3 पे खेल लें। तो मैंने देखा कि इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y को अकेला किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस b बाय a इज इक्वल टू y। दिखा भाई निखिल? हाँ सर, समझ गया। ओके, सिमिलरली दूसरे में से किया और दोनों y इक्वल है, तो वहां से अपने को सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब कार्टेशियन फॉर्म मिल गया। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहाँ गया भाई, क्वेश्चन ही चला गया। यही वाला है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन टू द स्फीयर। ये वही 3D में हो गया, सर्कल वाली कहानी 3D में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब CP माइनस आर, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मतलब CP प्लस आर, सर्कल में जो किए थे वो। C का मतलब सेंटर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, -213, -213। R मतलब इसमें कैपिटल R लिया जाएगा, स्फीयर की रेडियस, तो क्या होता है, सेंटर के स्क्वायर का सम माइनस कांस्टेंट टर्म, ये 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 155, तो 164, 169, तो 7 से 13 होता है ना, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, राइट। P द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, इसका इससे ये स्फीयर है, यहाँ पे मान लो कि प्लेन है, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मतलब ये आपका हो जाएगा CP, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपका CP। तो इसका आप इससे डिस्टेंस निकाल लो, तो हो गया -24 प्लस 4 प्लस 12 -327 का मोड अपॉन 12, 4 और 3 मतलब 16 और 25, 144, तो नीचे हो गया 13, ऊपर देख लिया 12 माइनस 12, यहाँ पे -20, यहाँ -8, तो 335 अपॉन 13, 13 दूना 26, 7 75, यहाँ से